गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाच स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, RWA पहली बार हरियाणा पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए हरियाणा पुलिस 2024 लक्ष्य बैच लेके आया है और बहुत सारे बच्चों ने इस बैच के अंदर एनरोल कर लिया है। तो मेरे बच्चों, इस बैच के जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट 13 तारीख से हुए थे और आपके रजिस्ट्रेशन चले हुए हैं। 3 दिन आपकी डेमो क्लासेज हैं जो आज से शुरू हुई हैं और इस लक्ष्य बैच के अंदर मेरे बच्चों हरियाणा जीके के साथ मैं संदीप सिवाच डील करूंगा। बहुत बेहतरीन और शानदार तरीके से ये अपना हरियाणा हम बच्चों कवर करेंगे, पढ़ेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि आप एक एक क्वेश्चन मेरे बच्चों ठीक करके आए एग्जाम में और आपका जो खाकी वर्दी पहनने का सपना है वो पूरा हो सके। इस दिशा में मैं भरसक प्रयास करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लक्ष्य बैच है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि क्या खास रहने वाला है। मेरे बच्चों, इस लक्ष्य बैच की जो फीचर्स हैं वो ये रहेंगे कि लाइव क्लासेस आप लोगों को डेली एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी और रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। बच्चों, लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको वही क्लासेस फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगी। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी। हर संडे को मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। डाउट ग्रुप मेरे बच्चों आपके लिए बना दिया जाएगा जिसमें सारे टीचर जुड़े होंगे और वहां पर आप अपने सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। उसके साथ बच्चों क्लास नोट्स PDF आपको इस बैच में मिलेगी और सारे के सारे धुरंधर टीचर आपको इस बैच के अंदर मिल रहे हैं। मेरे बच्चों, आपको कूपन कोड अप्लाई करना है HR20। जब तक डेमो चलेंगे इस बैच के तब तक आप ये कूपन अप्लाई करके डिस्काउंट के साथ बैच में एनरोल कर सकते हैं और फीस इसकी 799 है। कूपन कोड अप्लाई HR20 करने के बाद इसकी फीस मात्र 640 रुपए बच्चों हो जाती है। किस तरीके से आप लोग बैच परचेज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ये शानदार टीम जो आपको इस बैच के अंदर बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस कवर करवाएगी वो आप लोग देख लीजिएगा कि करंट अफेयर की क्लास आपकी 6 बजे जो आज आप लोगों ने अटेंड की होगी, उसके बाद मैथ्स की क्लास, पॉलिटी की क्लास, हरियाणा जीके की क्लास अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। साइंस मेरे बच्चों, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, तो ये पूरी की पूरी धुरंधर टीम आप लोगों को इस बैच के अंदर मिल रही है। बच्चों, किस तरीके से आप बैच परचेज करें? तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन को बच्चों इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद आपके मोबाइल में इस तरीके का फॉर्मेट दिखाई देगा बच्चों और यहां पर हरियाणा पुलिस 2024 लक्ष्य बैच दिखाई देगा और यहां पर फिर आप देखिएगा मोबाइल स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर का जो कॉलम है पेड क्लासेस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपको बैच का फॉर्मेट नजर आएगा और यहां पर बाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो बाई नाउ पे क्लिक करते ही जो फीस है वो 799 आपको दिखाई देगी। तो बच्चों, नीचे अप्लाई कूपन HR20 करेंगे तो ये 799 से फीस आपकी 640 रुपए हो जाएगी। और एक जानकारी ये दे देता हूं कि जब तक आपके डेमो चलेंगे तब तक आप इस डिस्काउंट फीस के साथ बैच में एनरोल कर सकते हैं। डेमो के बाद बच्चों आपके इस बैच की जो फीस है वो 799 ही रहेगी। तो हरियाणा जीके की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। बड़े शानदार ढंग से मेरे बच्चों कवर करेंगे। बिल्कुल बेसिक सी बातों से हम शुरुआत करेंगे ताकि हर वो बच्चा जिसने हरियाणा जीके अभी तक नहीं पढ़ी है, जिसने पहली बार फॉर्म डाला होगा बच्चों, उसको भी हरियाणा जीके में बड़ा मजा आए। तो इसी तरीके से हम हरियाणा की शुरुआत करने जा रहे हैं। हरियाणा मेरे बच्चों इस तरीके से लिखा जाता है जिसके छोटी ई की मात्रा है और पीछे अणे जुड़ा है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि ये जो हरियाणा शब्द है ना, ये कौन सी भाषा से लिया गया है, मेरे बच्चों हरियाणा शब्द आपसे पूछा जाए तो आपको बोलना है कि सर ये संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है। हरियाणा जो शब्द है बच्चों ये कौन सी भाषा से लिया गया है? सर संस्कृत भाषा से लिया गया है। और संस्कृत भाषा के 2 शब्दों से मिलकर मेरे बच्चों ये बना है। संस्कृत भाषा के 2 शब्दों से मिलकर क्या है? ये बना है हरि प्लस अयाणा से। हरि प्लस अयाणा, या हम बोल सकते हैं अरण्य से।
तो संस्कृत भाषा के इन दो शब्दों से मिलकर आपका ये शब्द बना है हरियाणा, जिसे सब्जेक्ट के रूप में हम कवर करेंगे, जहां पर आपके पेपर में सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की जो वेटेज है वो सबसे मेरे बच्चों ज्यादा इसी सब्जेक्ट की रहेगी। हम बात करें तो ये जो हरि शब्द है संस्कृत भाषा का, इसका मतलब क्या होता है? तो मेरे बच्चों हरि का मतलब है यहाँ पर विष्णु भगवान से। कौन से भगवान से? विष्णु भगवान से। तो हरि का मतलब यहाँ पर कौन से भगवान से है? विष्णु भगवान से है। और आपने भगवान विष्णु, जिनको सृष्टि का संचालन करता माना जाता है, तो सृष्टि के संचालन करता माने जाने वाले भगवान विष्णु के कुल 108 नाम है। यदि हम उन 108 नामों का जिक्र करें तो मेरे बच्चों विष्णु भगवान एक है, केशव एक है, साक्षी एक है, पुरुष एक है, भूतादि एक है, भूतात्मा एक है, परमात्मा एक है, समात्मा एक है, गरुड़ ध्वज एक है, विक्रम एक है। तो जो भी साथी मेरे साथ विक्रम नाम का जुड़ा हुआ है ना, तो घर वालों ने उसका नाम विक्रम क्यों रखा होगा? क्योंकि बच्चों भगवान विष्णु से वो मेल खाता होगा। तो विक्रम का मतलब होता है ब्रह्मांड को मापने वाला, और ब्रह्मांड को मापने का काम विष्णु भगवान ने किया। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु के जो आपको कुल 108 नाम नजर आएंगे, उन्हीं 108 नामों में से मेरे बच्चों एक नाम है आपका क्या? हरि, जो अपने इस शब्द के आगे जोड़ा गया है। और इसके पीछे जो अयाना है, इस अयाना का मतलब होता है बच्चों रहने का स्थान, और रहने के स्थान को हम बोलते हैं निवास। क्या बोलते हैं? निवास। तो कोई भी आपसे पूछ ले कि संस्कृत भाषा के शब्द हरियाणा का वास्तव में अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, तो मेरे बच्चों इसका अर्थ होता है विष्णु का निवास। क्या होता है? विष्णु का निवास। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए और आपको ऑप्शन में विष्णु का निवास ना मिले, तो मेरे बच्चों विष्णु को हम किस में काउंट करेंगे? विष्णु को हम इंसानों में नहीं बल्कि भगवानों में काउंट करेंगे। तो विष्णु को यहाँ पर हम भगवान से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसका अर्थ भगवान का निवास भी हो जाएगा। तो विष्णु का निवास यदि ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको ऑप्शन में पक्का मिलेगा भगवान का निवास। तो हरियाणा शब्द का वास्तव में अर्थ क्या होता है? भगवान का निवास, विष्णु का निवास होता है। बच्चों कई बार आपसे एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर बड़ा चालाक होता है, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए पेपर बना रहा है और उसको पता है कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन पूछूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसका आंसर देने में फंसे। तो बच्चों इस शब्द को कई बार वो ऐसे लिख देता है, हरियाणा। अब ये जो आपको शब्द है ना, ये इस शब्द के साथ बिल्कुल मेल खाता हुआ नजर आएगा, लेकिन बच्चों ये जो शब्द है इसका अर्थ विष्णु का निवास है। और इस शब्द से जब हमने छोटी की मात्रा को हटा दिया तो इस हरियाणा शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? यदि आपसे पूछा जाए कि इस हरियाणा शब्द का अर्थ, तो ये भी आपका एक संस्कृत भाषा का ही शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है ये? संस्कृत भाषा का ही शब्द है। और संस्कृत भाषा के ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, हर प्लस अयाना से, या हम बोल सकते हैं अरण्य से। बच्चों यहां पर मैंने बताया था कि अयाना या अरण्य का मतलब क्या होता है? निवास होता है, रहने का स्थान। तो इसके आगे जो शब्द जोड़ा गया है हर, ये हर शब्द हमें किसके बारे में बताएगा? ये हर शब्द भी हमें एक भगवान के बारे में बताएगा। ये कौन से भगवान होंगे? ये वो भगवान होंगे मेरे बच्चों जिनके लिए हम जयकारा लगाते हैं हर हर महादेव का। देव के देव हैं महादेव, जिनको हम मेरे बच्चों भगवान शिव के नाम से जानते हैं। कैलाश पर्वत उनका स्थायी निवास माना जाता है। और हिंदू धर्म के अंदर सबसे बड़े भगवान का दर्जा भी भगवान भोलेनाथ शिव को दिया जाता है। तो आप भी सारे के सारे जयकारा लगाइएगा कमेंट में, हर हर महादेव। और अब की बार महादेव आपको मेरे बच्चों नौकरी दिलाने में बहुत हेल्प करेंगे। आरडब्ल्यूए तो हेल्प करेगा, आरडब्ल्यूए के साथ साथ महादेव का भी बच्चों क्या होना चाहिए? हमारे ऊपर हाथ होना चाहिए। तो ये जो हर शब्द है ना, ये किसको दर्शाता है? ये भगवान भोलेनाथ को दर्शाता है, शिव भगवान को दर्शाता है। तो हर का मतलब यहाँ क्या होगा? शिव होगा। हर का मतलब शिव है, अयाना का मतलब निवास है। तो ये जो आपका संस्कृत भाषा का शब्द जिसके छोटी की मात्रा हटा के मैंने लिखा, इस हरियाणा शब्द का अर्थ क्या होता है? शिव का निवास होता है। और शिव को मेरे बच्चों हम सबसे ऊपर दर्जा देंगे, तो शिव को भी हम भगवान की कैटेगरी में काउंट करेंगे। तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? भगवान का निवास हो जाएगा। भगवान का क्या हो जाएगा? निवास हो जाएगा, है ना। तो ध्यान से आपको देखना होता है कि हरियाणा शब्द का अर्थ पूछा गया है या छोटी की मात्रा हटा के हरियाणा शब्द का अर्थ पूछा गया है। तो इस हरियाणा शब्द का अर्थ होगा शिव का निवास और इस हरियाणा शब्द का अर्थ होगा बच्चों विष्णु का निवास। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हुए
कुछ विद्वान ऐसे हुए, कुछ इतिहासकार ऐसे हुए जिन्होंने बोला कि ये हरियाणा संस्कृत भाषा का तो शब्द है, लेकिन इसका अर्थ ना तो विष्णु का निवास होता, ना शिव का निवास होता, ना भगवान का निवास होता। तो मेरे बच्चों इसका अर्थ फिर होता क्या है? तो यदि हम उन इतिहासकारों का जिक्र करें, यदि हम उन इतिहासकारों का जिक्र करें तो बच्चों उन इतिहासकारों में एक है मुन्नीलाल। मुन्नीलाल ये इतिहासकार हैं बच्चों, ठीक है। मुन्नीलाल के साथ साथ एक इतिहासकार हुए हैं मुरलीचंद शर्मा। मुरलीचंद शर्मा। एक इतिहासकार हुए हैं मेरे बच्चों सुखदेव सिंह छिब। सुखदेव सिंह छिब। और एक इतिहासकार हुए हैं H.A. फड़के। H.A. फड़के ये वो इतिहासकार हैं जिन्होंने बोला कि ये जो हरियाणा शब्द आप संस्कृत भाषा का शब्द बताते हो, ये बिल्कुल ठीक बताते हो, ये संस्कृत भाषा का ही शब्द है। और उन्होंने बोला कि ये जो संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ये भी बिल्कुल ठीक बताते हो कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। हरि प्लस अरण्य या अयाना से बना है। तो उन्होंने बोला कि ये जो अरण्य शब्द है ना यहाँ पर, जिसका अर्थ आपने निवास बताया है, तो इस अरण्य शब्द का अर्थ सिर्फ निवास नहीं होता मेरे बच्चों, इसका अर्थ क्या होता है? जंगल भी होता है। अरण्य शब्द का बच्चों अर्थ क्या होता है? जंगल भी होता है। तो किसी भी शब्द का एक अर्थ नहीं होता, शब्द अपना अर्थ अपने माहौल के आधार पर बदलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति सुना है ना बच्चों। देश के महामहिम राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है ये आप सभी जानते होंगे। बच्चों जो आपका पति वर्ड है, इस पति का मतलब हम अपने आसपास समाज में देखें तो पति का मतलब यानी कि एक प्रकार से हस्बैंड, लेकिन बच्चों पति का मतलब क्या होता है? वास्तव में मुखिया होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का मतलब राष्ट्र का हस्बैंड नहीं होगा, राष्ट्रपति का मतलब राष्ट्र का मुखिया होगा, है ना। तो शब्द अपना जो अर्थ है अपने माहौल के आधार पर बदलते हैं। तो यहाँ पर अयाना शब्द का अर्थ इतिहास ने ही या कुछ विद्वानों ने ही निवास बताया। तो इन चार इतिहासकारों ने अयाना या अरण्य शब्द का मतलब क्या बताया है? जंगल भी बताया है। जैसे आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा ज्योग्राफी के अंदर, दंडकारण्य। क्या सुना है? दंडकारण्य। दंडकारण्य का पठार सुना होगा। तो दंडकारण्य शब्द के पीछे भी अरण्य आया है। अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल होता है बच्चों, ठीक है। और इन इतिहासकारों ने बोला कि दिल्ली के साथ लगता जो ये क्षेत्र जिसे आज हम हरियाणा बोलते हैं ना, यहाँ पर प्राचीन समय में 7 बड़े वन हुए हैं, 7 बड़े जंगल हुए हैं। और इन्हीं 7 बड़े जंगलों के बीचों बीच हरियाणा के अंदर 9 महत्वपूर्ण नदियां भी बहती थी। तो आपसे पूछ ले कि प्राचीन समय के अंदर या वामन पुराण के अंदर, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं ये वामन पुराण के अंदर लिखी गई कि हरियाणा के अंदर 7 बड़े क्या होते थे? जंगल होते थे। और यदि हरियाणा के अंदर 7 बड़े जंगल थे तो उन्हीं जंगलों के बीचों बीच जो पेड़ पौधे थे, तो उन पेड़ पौधों से अपना हरियाणा जो है बच्चों वो हरा भरा नजर आता था। और हरियाणा की हरियाली के कारण ही ये आगे शब्द जोड़ा है हरि। तो ये हरि शब्द किसी विष्णु को नहीं दर्शाता, किसी भगवान को नहीं दर्शाता। इन इतिहासकारों का मानना है कि हरियाणा की धरती के ऊपर 7 बड़े जंगल होने के कारण जो हरियाणा के अंदर हरियाली थी ना, ये उस हरियाली को दर्शाता है। तो इन विद्वानों के अनुसार हरियाणा शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? हरा भरा जंगल हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइएगा मुन्नीलाल, मुरलीचंद शर्मा, सुखदेव सिंह छिब, H.A. फड़के के अनुसार हरियाणा शब्द का अर्थ क्या रहा, या हरियाणा को हरा भरा जंगल कहने वाले इतिहासकार कौन थे? तो आपको इनका नाम मेरे बच्चों क्या रखना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। हम बात करें तो एक और इतिहासकार हुए जिनका नाम है प्राणनाथ चोपड़ा। प्राणनाथ चोपड़ा। मेरे बच्चों प्राणनाथ चोपड़ा नाम का जो इतिहासकार है ना, उन्होंने बोला कि ये हरियाणा शब्द जो आया है ये किससे आया है? ये आभीरों से आया है। आभीर का मतलब क्या होता है? अहीर, यानी कि यादव लोग। आभीर और अहीर के कारण बच्चों क्या बना है आपका? ये हरियाणा शब्द बना है।
कौन सा शब्द बना है? हरियाणा। तो इस इतिहासकार का मानना है कि महाभारत काल में, भगवान श्री कृष्ण भी तो अहीर वंश से ही आते थे ना, तो महाभारत काल से ही इस क्षेत्र के ऊपर अहीर लोग यहाँ पर खेती बाड़ी किया करते थे। हरियाणा के अंदर कृषि के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ज़्यादा विकास करने का काम किया, और इन्हीं अहीरों के यहाँ पर रहने के कारण इस क्षेत्र का जो नाम है ना, वो अभिरायणा पड़ा, फिर अहिरायणा पड़ा, फिर हरियाणा पड़ा बच्चों। तो इस प्रकार से आबीर और अहीर लोगों के कारण इस क्षेत्र का नाम हरियाणा पड़ा है। यह कौन से इतिहासकार का मानना है? ठीक है, बिल्कुल भाई। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर फिजिकल की कट ऑफ पर वीडियो आपकी कब आएगी? तो मेरे बच्चों आज 3 बजे शेड्यूल है, और 3 बजे आप लोगों को मैं फिजिकल की कट ऑफ, रिटन एग्जाम की कट ऑफ बताने वाला हूं, जो हरियाणा पुलिस के 6000 कांस्टेबल के पद हैं, जिनमें 5000 मेल कांस्टेबल हैं और 1000 फीमेल कांस्टेबल हैं। ठीक है, तो आप लोग 3 बजे जुड़िएगा इसी यूट्यूब चैनल के साथ, और आपकी फिर जो डाउट हैं, आपकी जो चिंता है कि मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, वो सारी की सारी जो चिंता है आपकी दूर हो जाएगी उस सेशन से, और आप फिर अपनी तैयारी के जो है वो जी जान से आज से जुट जाएंगे। ठीक है, चलेगा सर। बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देखकर, मेरे को भी बहुत खुशी है आप लोगों को यहाँ देखकर। ठीक है बच्चों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक सी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी तो आएगा ना कि हरियाणा शब्द के आगे जो हरि शब्द जोड़ा गया, जो विष्णु भगवान को दर्शाता है, तो विष्णु भगवान ने सर यहाँ पर ऐसा क्या कर दिया था हरियाणा के अंदर कि जब इस क्षेत्र का नामकरण हुआ तो इस क्षेत्र के नाम के आगे विष्णु भगवान को ही जोड़ा गया, हरि को ही जोड़ा गया। तो मैं आपको इसका भी कारण बता देता हूं, क्योंकि जब तक हम कारण नहीं जानेंगे तब तक जीके के आपको मजा नहीं देगी, लंबे समय तक याद नहीं रहेगी। तो बच्चों, कोई भी चीज जो हम पढ़ते हैं ना, उसका कारण भी आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा शब्द का अर्थ हमने विष्णु का निवास तो पढ़ लिया, लेकिन इस हरियाणा शब्द के आगे विष्णु भगवान को ही हमने क्यों रखा है, इसके पीछे कारण क्या है। बच्चों, ये जो हरियाणा, जिसका अर्थ मैंने विष्णु का निवास आपको बताया है, क्यों भगवान विष्णु को सबसे आगे इस क्षेत्र में रखा जाता है, इस क्षेत्र के नाम के आगे जोड़ा गया है। बताया गया है कि भगवान विष्णु, जिनको हम क्या मानते हैं, भगवान विष्णु जिनको मेरे बच्चों हम सृष्टि का संचालनकर्ता मानते हैं, सृष्टि के संचालनकर्ता, पूरी सृष्टि को चलाने का काम जिम्मा किनका है? भगवान विष्णु का है। और बच्चों, ये जो भगवान विष्णु है ना, एक बार ये क्या कर रहे थे? आराम कर रहे थे। और ये आराम कर रहे थे कौन से सागर के अंदर? क्षीर सागर के अंदर। ठीक है, आप लोगों ने भगवान विष्णु की मूर्ति देखी होगी, और मूर्ति के अंदर भगवान विष्णु आपको एक काले नाग के ऊपर, एक काले सांप के ऊपर आराम करती हुई मुद्रा में नजर आएंगे। बच्चों, वो जो काला सांप है उस मूर्ति के अंदर आप देखोगे ना, वो काला नाग आपको पानी में नजर आएगा, और जिस पानी के अंदर बच्चों वो काला नाग है, वो पानी आपका मूर्तियों के अंदर कौन सा पानी है? क्षीर सागर है। और इस क्षीर सागर की मैं आपको पहचान करवाऊं ना, तो मेरे बच्चों, ये क्षीर सागर आज की मानसरोवर झील मानी जाती है। और मानसरोवर झील तिब्बत के अंदर, जो चीन का तिब्बत क्षेत्र है बच्चों, उस चीन के तिब्बत क्षेत्र में जो कैलाश श्रेणी है ना, उसी कैलाश श्रेणी में ये झील है आपकी मानसरोवर झील। और इसी मानसरोवर झील को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? क्षीर सागर के नाम से। और इस क्षीर सागर की उत्पत्ति जो हुई थी ना बच्चों, वो गंगा के समय हुई थी। जब से गंगा नदी निकली है तब से वहां पर एक और सागर का निर्माण हुआ, इसको हम बोलते हैं बच्चों क्षीर सागर। क्षीर सागर, तो इसकी उत्पत्ति गंगा नदी के समय बताई जाती है ग्रंथों के अंदर। जब ये क्षीर सागर के अंदर या मानसरोवर झील के अंदर आराम कर रहे थे भगवान विष्णु, तो भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल का फूल उत्पन्न होता है। भगवान विष्णु की नाभि तो जानते होंगे आप लोग सारे के सारे, बिल्कुल जानते हैं सर। विष्णु की नाभि से कमल का फूल मेरे बच्चों क्या होता है? उत्पन्न होता है। कमल का फूल क्या होता है? उत्पन्न होता है। ठीक है, और जो भगवान विष्णु की नाभि से कमल का फूल निकला था ना, तो इसी कमल के फूल से उत्पत्ति होती है किसकी? भगवान ब्रह्मा की।
भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति। तो आपसे कोई पूछ लेना कि भगवान ब्रह्मा का जन्म किससे हुआ है, तो भगवान ब्रह्मा का जन्म बच्चों कमल के फूल से हुआ है। और ये कमल का फूल कहाँ से निकला था? ये भगवान विष्णु की नाभि से निकला था। और ये नाभि मेरे बच्चों जो भगवान विष्णु की है, तो वहां से कमल का फूल कब निकला था? जब वो क्षीर सागर या मानसरोवर झील के अंदर क्या कर रहे थे? आराम कर रहे थे। तो भगवान विष्णु की उत्पत्ति कमल के फूल से हुई है। और इन्हीं भगवान ब्रह्मा के द्वारा किसकी रचना की गई है? सृष्टि की रचना की गई है बच्चों। सृष्टि की रचना किसने की है? भगवान ब्रह्मा ने की है। भगवान विष्णु को जब पता चलता है कि भगवान ब्रह्मा का जो जन्म है वो मेरी नाभि से निकले हुए कमल के फूल से हुआ है, तो वो भगवान ब्रह्मा को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूं। यदि आप उस परीक्षा के अंदर सफल हो जाएंगे ना, तो मैं आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दूंगा। और आपका जो जन्म हुआ है मेरी नाभि से निकले हुए कमल के फूल से, वो जन्म इस बड़े महत्वपूर्ण काम को अंजाम देने के लिए हुआ है। तो मेरे बच्चों वो परीक्षा लेने के लिए इनको भेज देते हैं और इनको तपस्या करने के लिए बोलते हैं। जहां पर भगवान ब्रह्मा ने बैठकर तपस्या की थी, उसी जमीन को बाद में आर्यवंशी कुरुओं के द्वारा बच्चों स्वयं अपने हाथों से खोदा गया। और जिस जमीन को भगवान ब्रह्मा की जमीन को खोदा गया था, उसी जमीन को मेरे बच्चों हम क्या बोलते हैं? ब्रह्म सरोवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्म सरोवर। तो जिस जगह के ऊपर बैठकर भगवान ब्रह्मा ने क्या की थी? तपस्या की थी भगवान विष्णु के कहने पर, उसी जमीन को आर्यवंशी कुरुओं ने जब खोदा, तो बच्चों उस तालाब का नाम क्या रख दिया जाता है? ब्रह्म सरोवर रख दिया जाता है। तो आपने कभी सोचा होगा ना कि इस सरोवर के आगे जो ये ब्रह्म शब्द है, ये किससे जुड़ा हुआ है? भगवान ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है। और भगवान ब्रह्मा को ही आगे क्यों रखा गया? क्योंकि जहां पर ये सरोवर बना हुआ है ना, यहीं पर उन्होंने बैठकर तपस्या की थी विष्णु भगवान के कहने पर। और मेरे बच्चों जब वो अपनी परीक्षा में सफल होते हैं, तो विष्णु भगवान उनको बोलते हैं कि आपको क्या करनी पड़ेगी? पूरी सृष्टि की रचना करनी पड़ेगी। इसलिए ये क्या माने जाते हैं? सृष्टि के रचनाकर्ता माने जाते हैं। और पूरी सृष्टि को हम ब्रह्मांड बोलते हैं। और ब्रह्मांड शब्द के आगे भी जो ब्रह्मा शब्द जोड़े गए हैं ना, वो भगवान ब्रह्मा को ही तो दर्शाते हैं। यानी कि भगवान ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया संसार, बनाई गई सृष्टि आपकी क्या कहलाती है? ब्रह्मांड कहलाती है बच्चों। तो यहां तक आपके सारी की सारी बातें समझ में आ चुकी होगी, उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो बच्चों सारा का सारा जो ये सिनेरियो क्रिएट हुआ था ना, ये सारा का सारा जो सिनेरियो क्रिएट हुआ था, ये कुरुक्षेत्र से हुआ था। और कुरुक्षेत्र हमारे हरियाणा का हिस्सा है, सीधी सी बात है। तो यहीं से सृष्टि की रचना मानी जाती है। तो बच्चों सृष्टि की रचना हरियाणा क्षेत्र से ही मानी जाती है, ऐसा ग्रंथ बताते हैं, ऐसा वेद बताते हैं। और ये सारी की सारी सृष्टि के रचना के पीछे जिसका हाथ है वो है भगवान विष्णु। इसलिए हमारे अक्षेत्र के नाम के आगे किसको जोड़ा गया है? विष्णु भगवान को जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहां तक बातें आपके समझ में आई होगी। चलेगा, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। जिस हरियाणा की हम बात करेंगे, इसकी बेसिक बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि यदि अपना हरियाणा राज्य है, तो इस हरियाणा राज्य का सबसे पहले गठन कब हुआ था? तो मेरे बच्चों हरियाणा राज्य का जो गठन हुआ था ना, वो आप सभी को पता होगा 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 को दिन था मंगलवार। और बच्चों बजरंगबली के दिन ही अपना हरियाणा जो है ना, वो एक नए राज्य के रूप में भारत के अंदर आया था। 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ था। यदि अपने हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ है, तो अपना हरियाणा क्या बना होगा बच्चों? राज्य बना होगा, स्टेट बना होगा। और मैं आपसे पूछ लूं कि क्या होता है स्टेट, क्या होता है राज्य? तो बहुत सारे बच्चों को तो इन शब्दों के अर्थ ही नहीं पता होंगे। और जब तक शब्दों के अर्थ ना पता हो, तब तक पढ़ाई मजा नहीं देगी। पढ़ाई मजा तभी देगी जब हर शब्द का अपने को अर्थ पता हो। और जैसे जैसे आप लोगों को मीनिंग पता चलते जाएंगे, आपके लिए वो सब्जेक्ट बहुत आसान होता चला जाएगा। तो राज्य का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जिसकी खुद की सरकार हो, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेट। और एक ऐसा क्षेत्र जिसकी खुद की सरकार नहीं होती, जो केंद्र सरकार के ऊपर टिका होता है, उसे बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो मेरे बच्चों अपना हरियाणा 1 नवंबर 1966 को जो राज्य बना था, वो कौन सा राज्य बना था? आपसे पेपर में पूछा गया है कई बार, तो आप बोलेंगे कि अपना हरियाणा 17वां राज्य बना था। जब अपना हरियाणा 17वां राज्य बना है, तो पेपर वाला आपसे ये भी तो पूछ सकता है ना कि हरियाणा से पहले भारत के अंदर कौन सा राज्य बना था? तो जो हरियाणा से पहले बना होगा वो कौन सा राज्य होगा मेरे बच्चों? सर वो 16वां राज्य होगा। आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि हरियाणा के बाद भारत के अंदर कौन सा राज्य बना? तो आपसे पूछेगा कि भारत के अंदर 18वां राज्य कौन सा बना था? तो 16वां राज्य यानी कि हरियाणा से पहले कौन से राज्य का गठन हुआ था? तो आप बोलेंगे नागालैंड का। हरियाणा से पहले भारत के अंदर कौन सा राज्य बना था मेरे बच्चों? नागालैंड।
1963 के अंदर नागालैंड राज्य बना था। उसके बाद हरियाणा के बाद भारत के अंदर कौन सा राज्य बनता है? हरियाणा के बाद भारत के अंदर राज्य बनता है हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश बच्चों? हिमाचल प्रदेश। तो अपना नंबर तो सभी को याद है कि हरियाणा 17वां राज्य बना, लेकिन आपसे ये भी पूछ सकता है कि हरियाणा से पहले कौन सा राज्य बना था, हरियाणा के बाद कौन सा राज्य बना। क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि भारत आजाद कब हुआ, ये सभी को पता है, लेकिन भारत की आजादी के बाद अंग्रेजों ने कौन सा देश आजाद किया, ये आपसे पूछा जाता है। हरियाणा के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपसे आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। हम बात करें कि अपना हरियाणा 1 नवंबर 1966 को जो 17वां राज्य बना, तो ये किसी ना किसी से तो बच्चों अलग किया गया होगा ना? बिल्कुल अलग किया गया है सर। तो अपना हरियाणा किससे अलग हुआ है? अपना हरियाणा पूर्वी पंजाब से अलग हुआ है। पूर्वी पंजाब से, पूर्वी पंजाब से अपना हरियाणा क्या हुआ है? अलग हुआ है। ठीक है, तो बच्चों पंजाब दो हैं, एक पश्चिमी पंजाब है जो पाकिस्तान देश में है, एक पूर्वी पंजाब है जो अपने भारत का राज्य है, जिसको हम अपने भारत के अंदर पंजाब ही बोलते हैं। लेकिन ऑप्शन में मिल जाए कि हरियाणा किससे अलग हुआ, पूर्वी पंजाब, पश्चिमी पंजाब, तो ऐसी लैंग्वेज में आपको फंसना नहीं है। आपको बोलना है कि अपना हरियाणा भारत वाले पंजाब से अलग हुआ है, और भारत वाले पंजाब को हम क्या बोलेंगे? पूर्वी पंजाब मेरे बच्चों बोलेंगे। पंजाब का मतलब होता है 5 नदियों के जल के साथ बहाकर लाई गई मिट्टी से बना अक्षेत्र, उसी को हम क्या बोलते हैं? पंजाब बोलते हैं। और इस पूरे के पूरे क्षेत्र को बनाने के लिए जो 5 नदियां जिम्मेदार हैं बच्चों, उन नदियों के अंदर आपकी एक झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है और सतलुज है। तो इन्हीं 5 नदियों के द्वारा ये बहाकर लाई गई मिट्टी से बना अक्षेत्र पंजाब, जिसका 15 अगस्त 1947 को बंटवारा हुआ। बच्चों देश का बंटवारा हुआ तो इस पंजाब का भी बंटवारा हुआ, और राइट हैंड साइड का पंजाब अपने को मिला। राइट हैंड साइड हमेशा पूर्व होती है, इसको पूर्वी पंजाब बोल दिया गया, और लेफ्ट हैंड साइड वाला पंजाब पाकिस्तान ले गया बच्चों, और लेफ्ट हैंड साइड आपकी हमेशा पश्चिम होती है, उसे हम पश्चिमी पंजाब बोलेंगे। ठीक है, जब हम पूर्वी पंजाब से अलग हुए हैं तो कोई ना कोई जमीन तो अपने को मिली होगी, बिल्कुल मिली है सर, और उस जमीन को हम क्या बोलेंगे? एरिया बोलेंगे। तो आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो मेरे बच्चों हरियाणा का क्षेत्रफल बताने की जरूरत नहीं होगी, सारे के सारे बच्चे जानते ही होंगे कि हरियाणा का जो क्षेत्रफल है सर वो 44,212 स्क्वायर किलोमीटर है। मैं आपसे पूछूं क्या एरिया सिर्फ स्क्वायर किलोमीटर में हो सकता है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर, एरिया स्क्वायर किलोमीटर के अलावा दूसरी यूनिट में भी हो सकता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा का एरिया कितने वर्ग मील है, तो ऐसे क्वेश्चन यदि पूछ लिए जाएंगे तो बच्चों की हालात जो है ना वो बच्चों थोड़ी सी खराब हो जाती है। क्योंकि जैसा किताबों में लिखा होता है बच्चा सिर्फ उतना ही पढ़ने का आदी होता है, लेकिन जो एग्जामिनर होता है ना उसकी सोच बच्चों से थोड़ी सी ऊपर होती है। तो हमारी जो सोच है ना वो एग्जामिनर की सोच के साथ मिलनी चाहिए, और जिन जिन क्वेश्चनों को लेकर हमारी सोच एग्जामिनर की सोच के साथ मिलती जाएगी तो बच्चों उसी क्वेश्चन का उत्तर देने में हमें क्या होगी? आसानी होगी। तो आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा का जो एरिया है ना वो कितने स्क्वायर मील है, कितने वर्ग मील है, तो आपको बोलना है 17,070 वर्ग मील है। वर्ग किलोमीटर में 44,212 और वर्ग मील में बच्चों 17,070 वर्ग मील। हम बात करें कि जो ये हमारे पास एरिया है 44,212 अपने हरियाणा का, जो अपने को पंजाब से मिला, तो बच्चों पंजाब ने अपने को कितने % जमीन दी थी, और उस परसेंटेज को हम 44,212 बोलते हैं। देखिएगा ये हमारा पंजाब है, और पंजाब का मेरे बच्चों अपने को इस साइड वाला क्षेत्र मिला था। ये यदि पंजाब है अपने भारत का पंजाब राज्य, तो 1 नवंबर 1966 को इस पंजाब राज्य का अपने को कौन सा क्षेत्र मिला था? पूर्वी क्षेत्र। और इस पूर्वी क्षेत्र को ही हम क्या बोलते हैं? हरियाणा बोलते हैं। इस पूर्वी पंजाब को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? हरियाणा बोलते हैं। तो पूर्वी पंजाब का भी अपना हरियाणा कौन सा क्षेत्र है? पूर्वी क्षेत्र है। यदि ये पूरा का पूरा पंजाब 100% है तो मेरे बच्चों ये जो जमीन है ना ये 100% में से ही होगी, और ये जो क्षेत्र अपने को दिया था ये 100% में से कितना था? 35.18%। और इसी 35.18% को हम क्या बोलते हैं? 44,212 बोलते हैं। कितना बोलते हैं? 44,212। तो आपसे पूछ ले कि गठन के समय ये जो एरिया था ना
गठन के समय ये पंजाब के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत रहा था? तो गठन के समय ये पंजाब के कुल क्षेत्रफल का बच्चों 35.18% रहा था। पेपर में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कि पंजाब ने अपने को जो जमीन दी थी वो पंजाब के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत थी? तो आप बोलेंगे 35.18% और शेष बचा 64.82%। ये पंजाब के हिस्से ही मेरे बच्चों रह गया था, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आप लोगों के एक एक चीज समझ में आ रही है। और यदि कहीं पर भी आपका कोई भी डाउट आए ना, तो कमेंट करके साथ के साथ आप डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जितने हम डाउट क्लियर करते चले जाएंगे उस सब्जेक्ट में हमारी उतनी ही पकड़ बनती चली जाएगी। और जितना सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ होगी उतना ही मजा आएगा पेपर के अंदर गोले भरते हुए। गठन के समय पंजाब के कुल क्षेत्रफल का 35.18% है। लेकिन हम बात करें कि ये जो एरिया है 44,212 स्क्वायर किलोमीटर, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? तो बच्चों 44,212 स्क्वायर किलोमीटर जो है ना, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत? 1.34%। भारत का टोटल एरिया आप सभी को पता होगा 32,263 स्क्वायर किलोमीटर, और 32,263 स्क्वायर किलोमीटर का मेरे बच्चों ये कितना है? 1.34% है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अपना जो हरियाणा का क्षेत्रफल है ना, ये दुनिया में कौन से देश के बराबर है? हरियाणा का जो क्षेत्रफल है मेरे बच्चों, ये विश्व में कौन से देश के बराबर है? पेपर में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि हरियाणा का जो एरिया है वो विश्व में कौन से देश के बराबर। तो आप बोलेंगे कि हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो इज इक्वल टू है विश्व में डेनमार्क देश के बराबर। डेनमार्क आप लोगों ने सुना होगा, यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है, यूरोप महाद्वीप का देश है, और विश्व में डेनमार्क देश के लगभग समान है मेरे बच्चों। यानी कि एक्यूरेट तो नहीं बोलेंगे, अप्रोक्स बोलेंगे। डेनमार्क का जो एरिया है ना वो 42,933 स्क्वायर किलोमीटर है, और हरियाणा डेनमार्क से थोड़ा सा बड़ा है 44,212। लेकिन यहाँ पर हम अप्रोक्स की बात करें ना कि लगभग विश्व के अंदर वो कौन सा देश है जिसकी जमीन हरियाणा जितनी है, तो बच्चों वो है आपका डेनमार्क देश, ठीक है, डेनमार्क देश। अब आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि सर ये कौन करता है कंपैरिजन, ठीक है। तो मेरे बच्चों जो भी अपने भारत के राज्य है ना, उनके एरिया को कंपेयर किया गया दुनिया के अन्य देशों के साथ, और ये सारी की सारी जो बातें हैं ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं, गृह मंत्रालय ही ये कंपैरिजन करता है। तो मेरे बच्चों गृह मंत्रालय ने बता रखा है कि भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है ना अकॉर्डिंग टू एरिया, राजस्थान, उस राजस्थान का एरिया दुनिया में जर्मनी देश के बराबर है। जब वो सभी राज्यों का कंपैरिजन कर रहा था, तो कंपैरिजन करते करते बच्चों जब वो आया हरियाणा के पास, तो हरियाणा का एरिया किसके इज इक्वल टू पाया गया? डेनमार्क के इज इक्वल टू पाया गया। यानी कि ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये गृह मंत्रालय आपको बता रहा है कि डेनमार्क देश के बराबर हमारे हरियाणा का क्या है बच्चों? एरिया है। सर मैंने सीईटी नहीं दिया, क्या मैं ये फॉर्म फिल कर सकता हूं? मेरे बच्चों जिसने सीईटी नहीं दिया था वो ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने सीईटी दिया था, सीईटी क्वालिफाइड हैं, सारे के सारे सीईटी क्वालिफाइड जो बच्चे हैं ना, वो ये फॉर्म डाल सकते हैं 6,000 कांस्टेबल पदों के लिए, ठीक है। तो जिन्होंने सीईटी नहीं दिया वो अगले सीईटी की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि हरियाणा पुलिस के साथ साथ नेक्स्ट सीईटी भी हरियाणा के अंदर होने जा रहा है। सरकार बार बार बयान दे रही है कि बहुत जल्दी हम अगला सीईटी लेंगे, और उस अगले सीईटी के अंदर भी बहुत सारी आपकी वैकेंसीज आएंगी। तो बच्चों उन्हीं वैकेंसीज में अपना नाम आए तो उसके लिए आज से ही हम तैयारी करना शुरू करें, ठीक है। बिल्कुल सर, राजस्थान का एरिया जो है ना वो जर्मनी के बराबर है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो भाई। तो यहां तक बातें समझ में आई ना आपकी? एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि जितनी भी बातें अभी तक मैंने आपको बताई है वो सारी की सारी बातें अच्छे से आपके समझ में आई होगी, कोई आपका डाउट नहीं होगा। और यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप साथ के साथ वो डाउट क्लियर करते चलिएगा। राम राम भाई, सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे मेरे बच्चों की जो हमारा एरिया है 44,212, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है, डेनमार्क देश के बराबर हमारा एरिया है। और पंजाब से जो हमें जमीन मिली थी वो पंजाब के कुल क्षेत्रफल का 35.18% थी। तो अब हम बात करेंगे अपने हरियाणा के रैंक की,
ठीक है। किसकी बात करेंगे? हरियाणा के रैंक की। और ये जो हरियाणा का रैंक वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत परेशान करता है हरियाणा के बच्चों को। वो परेशान इसलिए करता है क्योंकि वो रट लेते हैं, ठीक है। और बच्चों जीके को कभी रटा नहीं जा सकता, समझ के ही काबू कर सकते हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट की कोई लिमिट नहीं है। जितना आप सोचोगे उतना ये सब्जेक्ट आपको 2 कदम आगे मिलेगा। तो बच्चों जिस सब्जेक्ट की लिमिट ही ना हो तो उसको काबू करना है तो समझ के काबू करेंगे, है ना। तो अब हम बात करेंगे हरियाणा का जो रैंक है, हरियाणा का जो स्थान है वो कौन सा है, कौन से नंबर का हमारा हरियाणा भारत के अंदर सबसे बड़ा क्षेत्र है, हरियाणा का रैंक। और अभी जो ग्रुप डी की परीक्षा हुई थी ना, वहां पर भी बच्चों यहां पर रैंक से क्वेश्चन पूछा गया था। HCS के अंदर भी रैंक से क्वेश्चन पूछा गया। HCS जो हरियाणा का सबसे बड़ा एग्जाम है, हरियाणा सिविल सर्विसेज। बच्चों CET ग्रुप सी के पदों के लिए जो हुआ, वहां पर भी रैंक का क्वेश्चन पूछा गया। हरियाणा का जो रैंक है ना, वो 2 तरीके से निकलेगा। सर 2 तरीके से कैसे निकलेगा? किसी ने नहीं बताया हमें तो कि 2 तरीके से भी रैंक निकलता है। तो बच्चों 2 तरीके से हरियाणा का रैंक निकलेगा। एक तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको मिले पेपर में कि हरियाणा भारत के अंदर कौन सा सबसे बड़ा राज्य है। भारत के राज्यों में स्थान। तो एक तो आपसे ये लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि हरियाणा भारत के अंदर कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, और एक आपसे पूछेगा कि भारत में हरियाणा का कौन सा रैंक है। सर ये क्या बात हुई? ये तो एक जैसी है। एक जैसी बात नहीं है, ध्यान से देखो बच्चों। एक जगह मैंने वर्ड यूज किया है भारत के राज्य, और एक जगह मैंने वर्ड यूज किया है भारत। तो सर क्या ये 2 अलग अलग हैं? बच्चों ये दोनों बातें अलग अलग हैं। भारत का मतलब क्या है? भारत का मतलब है 32,82,263 स्क्वायर किलोमीटर। भारत का मतलब क्या है? 32,82,263 स्क्वायर किलोमीटर। यही भारत है बच्चों, यही भारत का एरिया है। और इस भारत के एरिया को हमने 2 तरीके से बांट रखा है। एक तो राज्यों के अंदर, और प्रेजेंट टाइम में मेरे बच्चों राज्य कितने हैं भारत के अंदर? ये सारे के सारे बच्चे जानते होंगे जो RWA के साथ जुड़े होंगे। सर राज्य हैं भारत के अंदर 28। बहुत बढ़िया, ठीक है 28। क्योंकि मेरे बच्चों 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो जो 29 राज्य हम बोलते थे, तो बच्चों अब हम राज्य कितने बोलेंगे? 28। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। तो राज्यों की संख्या 29 से घट के कितनी हो जाती है? 28। बच्चों राज्यों के अलावा भारत की जमीन किसके पास है? सर केंद्र शासित प्रदेशों के पास भी है। यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश का मतलब एक ऐसा प्रदेश जिसके ऊपर शासन कौन सी सरकार करे? केंद्र सरकार करे। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है ना बच्चों, वो कितनी है? 8 है, ठीक है 8 है। क्योंकि दादर नागर और दमन दीव को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020 को दादर नागर और दमन दीव को जब मर्ज कर दिया जाता है तो केंद्र शासित प्रदेश भारत के अंदर कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं कि अपने भारत का जो एरिया है वो कितनी इकाइयों में बटा हुआ है? कितनी भौगोलिक इकाइयों के अंदर अपना हरियाणा का जो एरिया है बच्चों, वो भारत का जो एरिया है वो बटा हुआ है? तो भारत का एरिया 28 और 8 36 भौगोलिक इकाइयों के अंदर बटा हुआ है। कितने भौगोलिक इकाइयों के अंदर? 36। तो बच्चों भारत का मतलब क्या होगा? 36 भौगोलिक इकाइयां। और भारत के अंदर जब हम रैंक निकालेंगे तो भारत के अंदर वो रैंक कितनी भौगोलिक इकाइयों से निकलेगा? 36। और इन 36 भौगोलिक इकाइयों में से अपना हरियाणा जो है ना बच्चों, वो 21वां सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो भारत के अंदर हमारा स्थान कौन सा होगा? 21वां होगा सर, 21वां, ठीक है। समझ में आई बात? कि जब भी भारत के अंदर आपसे रैंक पूछे तो आपके माइंड के अंदर 36 भौगोलिक इकाई होनी चाहिए, और भारत में स्थान का मतलब है 36 भौगोलिक इकाई, और उन 36 में से मेरा हरियाणा जो है ना वो 21वां सबसे बड़ा क्या है? क्षेत्र है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे भारत के राज्यों की। जब राज्यों का जिक्र होगा तो यहां पर हम राज्य कितने लेके चलेंगे? 28 राज्य। और इन 28 राज्यों में से अपने हरियाणा का जो रैंक होगा बच्चों, वो कौन सा होगा? सर वो होगा 20वां। राज्यों में हमारा स्थान 20वां। और राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश को हम जोड़ लेते हैं, जिसमें मेरे बच्चों
36 भूगोलिक इकाई हो जाती है, वहां हमारा रैंक 21वां। तो देखेगा, है ना मजे का क्वेश्चन, और इसीलिए बच्चा कंफ्यूज होता है और ये आसान सा क्वेश्चन भी वो गलत कर बैठता है, और कई बार वो एक नंबर ही, वो एक क्वेश्चन ही उसका सिलेक्शन ले बैठता है। ठीक है, सारी की सारी मेहनत को ले बैठता है। इसलिए आसान क्वेश्चन आपको दिखे तो बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ के उसका आंसर आप लोगों को देना चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर की लड़ाई है मेरे बच्चों कंपटीशन के अंदर, और वो भाग्यशाली बच्चे होते हैं जिनका फाइनल रिजल्ट के अंदर नाम आता है। ठीक है, मेहनत सारे के सारे बच्चे करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है ना वो बहुत ध्यानपूर्वक तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे अंधाधुंध तैयारी करते हैं। तो अंधाधुंध तैयारी नहीं करनी, अंधाधुंध के साथ साथ ध्यान भी आपको देना है कि किस तरीके का क्वेश्चन, किस लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाए तो वो हमारा आंसर सही जाए। ठीक है, तो बच्चों राज्यों में स्थान 20वां और भारत में स्थान 21वां। अब आपके दिमाग में ये भी तो आया होगा ना कि सर राज्यों में हमारा स्थान 20वां क्यों आया? वो इसलिए आया होगा बच्चों क्योंकि हरियाणा से कम क्षेत्रफल वाले भारत के अंदर कितने राज्य होंगे? सर 8 राज्य होंगे। हरियाणा से कम क्षेत्रफल वाले भारत में राज्य, ये भी मेरे बच्चों HCS के अंदर पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कितने हैं? 8। जब हरियाणा से छोटे भारत के अंदर 8 राज्य हैं, तभी तो हमारे हरियाणा का रैंक 28 में से कौन सा आया है बच्चों? 20वां आया है, 20वां। ये 8 राज्य सर कौन से हैं जो हरियाणा से छोटे हैं? भारत के अंदर सबसे छोटा कौन है बच्चों? सर भारत के अंदर सबसे जो छोटा है ना वो है गोवा। गोवा बच्चों बड़ा सुंदर है, तुम्हारा भी मन करता होगा गोवा जाने का। ठीक है, लेकिन घर वाले नहीं जाने देंगे जब तक बेरोजगार हैं। तो एक बार खाकी वर्दी पहनो, नौकरी लगो, फिर बच्चों शादियां होंगी। हरियाणा के अंदर सेक्स रेशो वैसे ही कम है, आपको पता होगा, थोड़ी सी समस्या झेलता है हमारा हरियाणा शादी के मामले में। तो मेरे बच्चों थोड़ा सा नौकरी लगोगे तो जल्दी आप गोवा जा आओगे, और यदि नौकरी नहीं लगोगे तो हो सकता है गोवा जाने का सपना फिर रह ही जाए। ठीक है, तो सबसे छोटा है हमारा गोवा, जो मात्र 3702 वर्ग किलोमीटर में फैला है, भारत का सबसे छोटा राज्य है, हरियाणा से भी बहुत छोटा है। गोवा के बाद दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे सिक्किम। भारत का जो दूसरा सबसे छोटा राज्य है ना सिक्किम, यह भी हरियाणा से बहुत छोटा है। तीसरे नंबर पे वो आता है बच्चों जिसके नाम के आगे त्रि आता है। त्रि का मतलब 3, पुरा का मतलब जगह, जो बांग्लादेश के साथ 3 दिशाओं से घिरी हुई जगह है, वो भी बच्चों हरियाणा से काफी छोटी है, उसे हम त्रिपुरा बोलेंगे। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे जो हरियाणा से पहले राज्य बना था, और हरियाणा से पहले राज्य कौन सा बना था? सर नागालैंड बना था। तो नागालैंड भी बच्चों हरियाणा से छोटा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मेरे बच्चों मणिपुर। मणिपुर भी हरियाणा से छोटा है। मणिपुर के बाद हम बात करेंगे मिजोरम, ये भी हरियाणा से छोटा है। मिजोरम के बाद बच्चों बादलों का घर कौन सा है जहां विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होती है? मेघालय। बिल्कुल सर, बादलों का घर है ये मेघालय, ये भी हरियाणा से काफी छोटा है। और जो 8वां राज्य हरियाणा से छोटा है वो कौन सा है? जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मतलब साक्षरता दर किसकी सबसे ज्यादा है? केरला की। तो मेरे बच्चों इस तरीके से ये 8 राज्य जो है ना भारत के, ये हरियाणा से कम एरिया लिए बैठे हैं, इसलिए हमारे हरियाणा का रैंक कौन सा होगा बच्चों? 20वां होगा राज्यों के अंदर। तो पेपर में ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा से ज्यादा क्षेत्रफल वाला है, कौन सा कम क्षेत्रफल वाला है? तो ज्यादा क्षेत्रफल वाले तो 19 राज्य हैं, कम क्षेत्रफल वाले 8 हैं। तो जो कम आंकड़ा होता है ना उसी को याद किया जाता है, तो बड़े वाले अपने आप याद हो जाएंगे। तो 19 नाम अपने आप याद हो जाएंगे, ये 8 नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये 8 नाम भी कैसे ध्यान रखोगे कि मेघालय का मैं बात करूं, नागालैंड की बात करूं, मणिपुर की बात करूं, मिजोरम की बात करूं, त्रिपुरा की बात करूं, तो ये मेरे बच्चों आपके 7 सिस्टर स्टेट में से 5 राज्य हैं। जो 7 बहन राज्य हम बोलते हैं, जिनका खान पान, कल्चर, वेशभूषा, संस्कृति एक जैसी है भारत के अंदर, जिनको 7 सिस्टर स्टेट बोला जाता है, उन 7 सिस्टर स्टेट में जिसके नाम के आगे आता है ए, बच्चों ए नाम वाला राज्य हरियाणा से बड़ा है, जिसमें आसाम का नाम आता है अरुणाचल प्रदेश का। तो आसाम और अरुणाचल हरियाणा से बड़े हैं एरिया में। बाकी जो 5 राज्य हैं बच्चों, उन 7 में से वो हरियाणा से छोटे हैं, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। ठीक है, एक आपको याद रखना है कि केरला जो है ना, ये आपका सबसे केरला जो है ये आपका सबसे पढ़ा लिखा जरूर है, लेकिन एरिया में हरियाणा से छोटा है। और गोवा, सिक्किम तो पूरे भारत के लोगों को पता होगा कि ये भारत के अंदर सबसे छोटे हैं।
अब हम बात करते हैं कि सर राज्यों में तो हमारा स्थान 20वां समझ में आ गया, लेकिन भारत के अंदर ये 21वां कैसे हो जाता है? बच्चों भारत के अंदर वो 21वां इसलिए हो जाता है क्योंकि इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक केंद्र शासित प्रदेश अपने हरियाणा से बड़ा है, और उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है लद्दाख, जिसकी कैपिटल लेह है मेरे बच्चों, लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख जो है ना, लद्दाख जो है बच्चों वो क्या है, हरियाणा से बड़ा है। तो लद्दाख ग्रेटर देन हरियाणा। तो एक केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा से बड़ा होने के कारण हमारा जो रैंक है ना वो एक स्थान और ऊपर चला जाता है, और भारत के अंदर हमारा रैंक आ जाता है 21वां। ठीक है, तो बच्चों केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? एकमात्र जो हरियाणा से बड़ा है वो लद्दाख। बाकी जो 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हरियाणा से छोटे हैं। ठीक है, और राज्य कितने हैं जो हरियाणा से छोटे हैं? 8। इस तरीके से आपको रैंक से आंसर देना है, और कभी भी भविष्य में आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा यदि अच्छे से आपके ये समझ में आ गया है तो। बताइएगा बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट। मजा आ रहा है ना क्लास में? सारे के सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताइएगा कि हरियाणा की नई नई बातें सीख के आप लोगों को मजा आ रहा होगा ना। तो आज अपना पहला दिन है, डे बाय डे बहुत अच्छे से हम इस सब्जेक्ट के अंदर चलेंगे, और हर वो बात जो हरियाणा की आप जानते हैं बहुत अच्छी है, और जो बात आप नहीं जानते होंगे हरियाणा की वो हर एक बात आपको इस बैच के अंदर मैं कवर करवाने का काम करूंगा, ताकि आपके जो 20 क्वेश्चन आएंगे तो 20 में से 20 क्वेश्चन आप मेरे बच्चों ठीक करके आओ। इस तरीके से हम पढ़ेंगे, डीपली तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, आपके नए पैटर्न के आधार पर हम पढ़ेंगे। बिल्कुल भाई, प्रणाम सभी का, हवा में प्रणाम, जो जमीन के रास्ते प्रणाम कर रहा है उसका जमीन के रास्ते प्रणाम। ठीक है, चलेगा बच्चों, आगे बढ़ेंगे फिर। अब हम बात करते हैं कि अपना हरियाणा जब 1 नवंबर 1966 को 17वां राज्य बना अपने देश भारत के अंदर, तो मेरे बच्चों राज्य बनते ही केंद्र सरकार ने इस राज्य की रखवाली करने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया। तो कोई भी राज्य जब बनता है तो मेरे बच्चों उसकी रखवाली करने के लिए जो व्यक्ति केंद्र सरकार के द्वारा सबसे पहले नियुक्त किया जाता है उसे हम गवर्नर बोलते हैं, राज्यपाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गवर्नर बोलते हैं, राज्यपाल। तो आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चों, प्रथम गवर्नर, हरियाणा के पहले राज्यपाल। और आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन, तो आप सारे के सारे बच्चे बता देंगे कि धर्मवीर। हरियाणा के पहले गवर्नर कौन थे मेरे बच्चों? धर्मवीर थे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया है कि सर धर्मवीर थे, धर्मवीर थे। बिल्कुल मेरे बच्चों, आपको पता होगा ना कि राज्यपाल का जो पद है वो संविधान के अंदर भी लिखा गया है कि कभी भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता। क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? क्योंकि राज्यपाल एक प्रकार से जासूस होता है बच्चों। ठीक है, यानी कि गवर्नर जो राज्यपाल होता है ना, मैं उसको जासूस बोलता हूं। जो एक जासूस के काम होते हैं वही काम मेरे बच्चों राज्यपाल के होते हैं, कि सारी की सारी बातें 24 के 24 घंटे बच्चों पूरे के पूरे 5 साल वो केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम करता रहता है, अपने मालिक के पास पहुंचाने का काम करता है, और राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। बच्चों ये कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जासूस भी अपनी जगह कभी नहीं छोड़ता है, क्योंकि जब भी वो जगह छोड़ेगा वहां पर फिर गलत एक्टिविटी होने की अंदेशा होगा, है ना। तो इसीलिए राज्यपाल को हमेशा मैं जासूस बोलता हूं। और जासूस के सारे सारे काम आपको पता होंगे। यदि जासूस के सारे काम आपको पता है तो राज्यपाल का जो टॉपिक होता है ना वो 1 मिनट में आप उड़ा दोगे। और हरियाणा की पॉलिटी के अंदर जब हम राज्यपाल पढ़ेंगे तो आप देखना कि एक जासूस शब्द से सारे के सारे क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। ठीक है, और मेरे बच्चों एक प्रकार से हरियाणा के अंदर पहले जो राज्यपाल हैं वो कौन नियुक्त कर दिए गए? धर्मवीर। और धर्मवीर को कब नियुक्त किया गया होगा? मैंने बोला कि कभी भी राज्य को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है राज्यपाल के बिना। जब बच्चों राज्यपाल को हटाया जाता है या राज्यपाल का ट्रांसफर होता है राष्ट्रपति के द्वारा उसको एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो आपको ये पता होगा ना कि जब उसको बदला जाता है तो जो नया राज्यपाल है ना उसका नाम पहले लिया जाएगा, और बदलना कहां गया है ये बात बाद में आएगी। क्योंकि कोई भी राज्य के अंदर या किसी अपने देश के अंदर कोई भी राज्य जो है ना उसका ये राज्यपाल का पद खाली नहीं छोड़ा जा सकता। तो जब अपना हरियाणा बना था उसी समय बच्चों इनको नियुक्त कर दिया गया था। 1 नवंबर 1966 को इनको नियुक्ति होगी। 1 नवंबर 1966 से लेके मेरे बच्चों 14 सितंबर, पेपर में इनका टाइम पीरियड पूछा गया है,
1 नवंबर 1966 से लेके 14 सितंबर 1967। पेपर में आपसे पूछा गया कि ये लगभग हरियाणा के कितने महीने राज्यपाल रहे थे, तो 1 नवंबर से लेके सितंबर तक लगभग 10 महीने होंगे। कितने महीने होंगे? 10 महीने। तो लगभग 10 महीने बच्चों ये हरियाणा के क्या रहे थे? गवर्नर रहे थे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो राज्यपाल था धर्मवीर, इसका जन्म, इसका संबंध कहां से था? तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि किसी राज्य के अंदर पैदा होने वाला व्यक्ति उस राज्य का कभी भी राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। हरियाणा में अब तक 18 व्यक्ति राज्यपाल हैं, जिनमें से एक का भी जन्म हरियाणा में नहीं हुआ। सारे के सारे हरियाणा के बाहर दूसरे राज्यों से बच्चों आए हैं। और वर्तमान में जो हमारे 18वें गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, इनका जन्म भी हरियाणा में नहीं हुआ होगा। तो इनका जन्म कहां हुआ है? तेलंगाना में हुआ है बच्चों। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तो हैदराबाद से आते हैं बंडारू दत्तात्रेय। तो यदि हमारे पहले गवर्नर हैं धर्मवीर, तो इनका जन्म, इनका संबंध भी हरियाणा से नहीं रहा होगा। तो मेरे बच्चों इनका जन्म हरियाणा में नहीं हुआ, बल्कि ये बिजनौर से आते हैं। बिजनौर तो आप लोगों ने खूब सुना होगा, बिल्कुल सुना है सर, उत्तर प्रदेश का इलाका है बिजनौर। ठीक है, बिजनौर उत्तर प्रदेश से मेरे बच्चों इनका क्या रहा? संबंध रहा है धर्मवीर का। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले गवर्नर धर्मवीर का संबंध कहां से था? बिजनौर उत्तर प्रदेश से था। बच्चों अब हम बात करेंगे राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री की। बिल्कुल बेसिक बातें हम पढ़ रहे हैं, ताकि हरियाणा के बारे में सारी की सारी जानकारी जो बेसिक हैं वो आप जान सके और आपका इंटरेस्ट डे बाय डे बढ़ता चला जाए इस सब्जेक्ट में। पहले जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? पहले मुख्यमंत्री मेरे बच्चों बनाया जाता है भगवत दयाल शर्मा को। भगवत दयाल शर्मा। तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन बच्चों? भगवत दयाल शर्मा। और इनका जो जन्म हुआ वो कहां? बेरी झज्जर के अंदर। बेरी झज्जर के अंदर। ठीक है, और ये हरियाणा के अंदर मेरे बच्चों जो मुख्यमंत्री रहे, ये मुख्यमंत्री रहे सर 1 नवंबर 1966 से लेके, इनका भी टाइम पीरियड याद रखना है आपको, 23 मार्च 1967 तक ये हरियाणा के क्या रहे थे? मुख्यमंत्री। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या होता है मुख्यमंत्री? तो मुख्यमंत्री का मतलब होता है जो सभी मंत्रियों में क्या हो बच्चों? मुख्य हो। उसी को हम क्या बोलते हैं? चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं। तो हरियाणा के अंदर जितने भी मंत्री हैं उन मंत्रियों में सबसे मेन कौन है? मनोहर लाल खट्टर। इसीलिए मनोहर लाल खट्टर को हम क्या बोलते हैं? मुख्यमंत्री। और मुख्य शब्द का मतलब क्या होता है? मुख्य का मतलब होता है जिसके बिना काम न चल सके। तो बच्चों राज्य के अंदर मुख्यमंत्री के बिना काम नहीं चलेगा। जिस राज्य के अंदर मुख्यमंत्री नहीं है वहां पर फिर राष्ट्रपति शासन पक्का लगा होगा। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन को हटाना है तो इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। इलेक्शन के अंदर बच्चों लोग वोट डालेंगे किसके लिए? मुख्यमंत्री के लिए नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है ना वो लोग नहीं चुनते हैं, मुख्यमंत्री पार्टी चुनती है। ठीक है, लोग तो क्या चुनते हैं? सिर्फ विधायक चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं। ठीक है, और फिर एमएलए बहुमत के आधार पर पार्टी मेरे बच्चों उनमें से एक एमएलए को क्या है? मुख्यमंत्री बनाती है। तो ये जो पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा, तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि ये एमएलए भी तो रहे होंगे, क्योंकि एमएलए को ही तो क्या बनाएंगे? मुख्यमंत्री बनाएंगे। ठीक है, पार्टी एमएलए को क्या बनाएगी? मुख्यमंत्री। ऐसा भी हो सकता है कि यदि कोई व्यक्ति एमएलए नहीं है और पार्टी उसको भी मुख्यमंत्री एक बार बना सकती है 6 महीने के लिए। ठीक है, तो अधिकतम 6 महीने के लिए वो मुख्यमंत्री रह सकता है यदि वो विधायक नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों फिर बाई इलेक्शन करवाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी सीट से, और उसको विधायक फिर बनाना ही बनाना पड़ेगा। ऐसा हरियाणा में हुआ है कि पार्टी ने बिना एमएलए होते हुए हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री बनाया हो। बच्चों उसमें ओम प्रकाश चौटाला का नाम आता है। किसका नाम आता है? ओम प्रकाश चौटाला का नाम आता है। ठीक है, हम बात करें भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा बच्चों एमएलए रहे थे कहां से? झज्जर से। ये आपसे पेपर में कई बार पूछा गया कि हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, वो कहां से विधायक चुने गए थे? सर वो झज्जर से विधायक चुने गए थे। ठीक है, और ये झज्जर से विधायक चुने गए थे कौन सी विधानसभा में? पंजाब विधानसभा के अंदर। क्योंकि जब हरियाणा बना था उस समय तो हरियाणा में इलेक्शन नहीं हुआ था बच्चों,
हरियाणा के अंदर क्या नहीं हुआ था सर? इलेक्शन नहीं हुआ था। तो हरियाणा से पहले जब हम पंजाब का हिस्सा होते थे तो पंजाब विधानसभा का चुनाव हुआ था, और पंजाब विधानसभा का जब चुनाव हुआ था तो मेरे बच्चों उसी विधानसभा के चुनाव में पंडित भगवत दयाल शर्मा कहाँ से एमएलए चुने गए थे? झज्जर से। और 1 नवंबर 1966 को बच्चों जो देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी, इंदिरा गांधी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर किसका नाम लिया था? भगवत दयाल शर्मा का नाम लिया था। ठीक है, मुख्यमंत्री के बाद मेरे बच्चों हम बात करेंगे यहां पर मुख्यमंत्री के बाद हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर और बेसिक सी बातें। यदि अपना हरियाणा राज्य है तो इस राज्य के कुछ मेरे बच्चों राजकीय चीजें हैं। जैसे हम बात करेंगे राजकीय वृक्ष, हमारा राजकीय वृक्ष। तो मेरे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हमारा राजकीय वृक्ष कौन सा है। राजकीय का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्टेड। तो अपने हरियाणा का सबसे रिस्पेक्टेड जो आपका वृक्ष है बच्चों वो कौन सा होगा? राजकीय वृक्ष है सर हमारा पीपल। बरगद नहीं है, बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है बच्चों, वो देश का इज्जतदार पेड़ है, अपने हरियाणा का इज्जतदार पेड़। ये राजकीय वर्ड रिस्पेक्ट को दर्शाता है, वो है पीपल। बच्चों पीपल को हम क्या बोलेंगे? पीपल को हम बोलेंगे सर फिकस रेलिगियोसा। ये जरूर ध्यान रख लेना कि इसका जो साइंटिफिकल नेम है, वैज्ञानिक नाम है, वो फिकस रेलिगियोसा है। तो कई बार आपसे पूछेगा राजकीय वृक्ष, आप पीपल पढ़ के जाओगे, पीपल ऑप्शन में नहीं मिलना। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि एग्जामिनर बड़ा चालाक होता है, ठीक है, वो ऑप्शन ही बदल देगा। तो पीपल के साथ साथ आपको क्या पढ़ना है? फिकस रेलिगियोसा भी पढ़ना है। बच्चों अब की बार जो सीईटी का ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था ना, वहां पर राजकीय वृक्ष ही पूछा गया और ये दोनों ऑप्शन ही बदल दिए एग्जामिनर ने। और इसको बच्चों पवित्र अंजीर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पवित्र अंजीर। देखिएगा ऐसे ऐसे कारनामे हरियाणा में होते रहते हैं पेपरों के अंदर, ठीक है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इसका नाम क्या है? पवित्र अंजीर भी है। तो पीपल, फिकस रेलिगियोसा, पवित्र अंजीर हमारा क्या है? राजकीय वृक्ष है बच्चों, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। देखिएगा ओमकार ने भी बोल दिया है पवित्र अंजीर, ठीक है ना। राजकीय वृक्ष के बाद मेरे बच्चों हम बात करेंगे राजकीय फल की। राजकीय फल, सबसे इज्जतदार फल कौन सा है? सबसे इज्जतदार फल है सर आम। हमारा इज्जतदार फल आम। आम आप लोगों ने खूब खाया होगा ना, लेकिन एक आम ऐसा फल है यदि आप किसी के सामने खाओगे तो आपकी इज्जत ले भी सकता है ना। तो मुंह का थोड़ा सा बुरा हाल कर देता है, अकेले कोने में ले जाके खाने में उसका अलग ही मजा है। लेकिन बच्चों ये अपने हरियाणा का इज्जतदार फल जरूर है, नाम इसका आम है। और आम को हम बोलते हैं मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। बच्चों इंडिका शब्द इसलिए जोड़ा गया है इसके पीछे क्योंकि आम का जन्म स्थान भारत है। आम को पैदा करके पूरी दुनिया को खिलाने वाला देश बच्चों अपना देश भारत है, इसीलिए इसका नाम है मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा राजकीय फल होगा बच्चों। राजकीय फल के बाद हम बात करेंगे यहां पर राजकीय फूल की। राजकीय फूल, और जितने भी ये लड़के जुड़े होंगे ना ये पक्के गुलाब बोलेंगे क्योंकि इनके दिमाग में गुलाब ही चलता है, ठीक है। मेरे बच्चों ध्यान रखना है कि जिस पार्टी की सरकार है हरियाणा के अंदर, जिस पार्टी की सरकार है हरियाणा के अंदर, और उस पार्टी का जो सिंबल है वो है बच्चों कमल का फूल। और कमल का फूल ही हमारा इज्जतदार फूल है, रिस्पेक्टेड फ्लावर हम बोलेंगे इसे, है ना। तो कमल का फूल मेरे बच्चों क्या है? राजकीय फूल है। तो गुलाब वाले को छोड़ दो और कमल वाले को पकड़ लो ताकि मेरे बच्चों एक क्वेश्चन हमारा ठीक हो जाए पेपर में, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आज अपनी ये पहली क्लास थी। बेसिक सी बातों से हमने इस क्लास को स्टार्ट किया है और डे बाय डे बहुत अच्छे तरीके से हम अपने इस टॉपिक के अंदर आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में इसी समय इसी जगह इसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद
बायो की क्लास है, साइंस की क्लास है, और भावना मैम बड़े ज़बरदस्त टीचर हैं, वो आप लोगों को बायो बहुत आसान करके देंगे और आप लोग जुड़िएगा। 3 दिन आपके डेमो चलेंगे और डिस्काउंट के साथ आप लोग इस बैच में एनरोल कर लीजिएगा। जिन बच्चों का CET क्वालिफाइड है उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, उनका नाम फिजिकल के अंदर आएगा। फिजिकल के बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, तो बच्चों रिटन एग्जाम की तैयारी के साथ साथ आप फिजिकल की भी तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। और फिजिकल में आप लोगों को पता होगा कि पुरुष कांस्टेबल के लिए आपकी 2.5 किलोमीटर की रेस है, वो क्वालिफाई आपको करनी पड़ेगी 12 मिनट में, और जो फीमेल कांस्टेबल है उनके लिए 1 किलोमीटर की रेस है 6 मिनट में, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर की रेस है 5 मिनट में। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी आप लोगों को ये क्लास लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय इसी टॉपिक के साथ आपके अपने बेहतरीन और शानदार यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित पर। थैंक यू।